Hello everyone, welcome to Lead Script. So in this video, we'll be talking about CAT 2021 scores versus percentiles. क्या हो सकते हैं, क्या प्रेडिक्शन है, मेनली क्या है, क्योंकि हर एक स्टूडेंट जो है वो अपना स्लॉट ही अटेम्प्ट करता है, तो ऑटोमेटिकली जो आप स्लॉट दे रहे हो वो सबसे टफेस्ट स्लॉट आपके लिए बन जाता है, क्योंकि आप उस स्लॉट के विक्टिम हो, इसलिए वो स्लॉट आपके लिए सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो यार प्रेडिक्शन कैसे करा जाए? हम लोग भी अगर कोई पेपर दे पा रहे हैं तो एक ही स्लॉट में दे पा रहे हैं, बाकी स्लॉट्स के बारे में कैसे आइडिया लगे। तो जो भी टॉपर्स हैं, जो कंसिस्टेंटली मॉक्स में बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे थे, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मिलाकर उनसे जब बात हुआ कि यार क्या क्वांट का सिनेरियो है, कुछ ने स्लॉट 1 में अटेम्प्ट करा था, कुछ ने 2 में, कुछ ने 3 में, क्या VARC का सीन रहा, क्या LRDA में सीन रहा। अगर कोई स्टूडेंट क्वांट में ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, स्लॉट 1 का पेपर दे रहा है, वो कह रहा है यार क्वांट मेरे लिए लेंदी था, तो इट ऑटोमेटिकली मीन्स दैट कि पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट था। इस तरह से हमने जजमेंट करने का ट्राई करा है एंड अकॉर्डिंगली स्कोर्स वर्सेस परसेंटाइल्स बनाने का ट्राई करा है। शायद आप लोगों को डिमोटिवेटेड फील हो ये स्कोर्स वर्सेस परसेंटाइल्स को देखकर, बट इसके पीछे का रीज़न क्या है, कितने क्वेश्चंस अप्रॉक्स और कौन कौन से किस टाइप के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने पे इतना स्कोर्स पहुंचा जा सकता था, उन चीज़ों के बारे में मैं साथ साथ ऐड ऑन करता जाऊंगा चीज़ें, सो दैट आपको थोड़ा सा क्लैरिटी मिल जाए। बहुत ज़्यादा अभी इस चीज़ के बारे में सोचने का ज़रूरत नहीं है, एक आइडिया ले लो स्कोर्स वर्सेस परसेंटाइल्स का। अभी आपको ये भी नहीं पता कि यार आपके कितने करेक्ट हैं, क्या आपका एक्यूरेसी रहेगा, कुछ भी आइडिया नहीं है। जस्ट एक माइंड को सेटिस्फेक्शन के लिए कि यार अप्रॉक्स हम लोग इतनी रेंज तक पहुंच सकते हैं, वो आपको आइडिया लग जाएगा, सो दैट आप IIFT पे प्रॉपरली मूव ऑन हो जाओ। बहुत ज़्यादा इसके बारे में आप ना सोचते रहो, इसके बारे में ना सोचकर IIFT पे लग जाना है, जो लग जाएगा वो निकाल जाएगा। तो पहले थोड़ा सा CAT 2021 के बारे में बातें कर लेते हैं। तो भैया अगर मैं वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन की बात करूँ तो VA जो सेक्शन ऐसा था जिसमें क्वेश्चन जो थे वो मैनेजेबल थे, वह स्टूडेंट जो हैं वो करके आए हैं और इजीली उनको ऐसा लग रहा था कि यार VA आरसीज के कंपैरिजन में ईजी था, कंपैरिजन में ईजी था। ऐसा नहीं है कि VA बहुत ज़्यादा ईजी था, बट आरसीज के कंपैरिजन में ईजी था। टोटल 16 क्वेश्चन थे आरसीज में और हमारे पास 8 क्वेश्चन थे VA में। अब जो 16 क्वेश्चंस थे आरसीज में, उनमें भी ऐसा था कि यार 16 में से आउट ऑफ 16 4 के 4 आरसीज हमारे पास अवेलेबल थे। इन 4 आरसीज में 2 आरसीज ऐसे थे जो इजीली रीडेबल थे, 2 आरसीज में थोड़ा सा एफर्ट एक्स्ट्रा लग रहे थे। अब जो 2 आरसीज रीडेबल थे असली इजीली, क्या उनके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इजी थे? नहीं भैया, क्वेश्चंस में तो एक्स्ट्रा एफर्ट्स लग ही रहे थे। और जो आरसीज डिफिकल्ट थे रीड करने में, उनमें भी क्वेश्चंस में एक्स्ट्रा एफर्ट लग रहे थे। तो कोई भी आरसी एक भी ऐसा नहीं था जो हम बोल दें यार ये इजी आरसी है, अच्छे खासे लेवल पे बने हुए थे। इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन थे मोस्टली, तो आपको पूरा अच्छे से कॉम्प्रिहेंड करना पड़ेगा सो दैट आप करेक्टली उसको अटेम्प्ट कर पाओ। जो 8 क्वेश्चंस VA थे वो स्कोरिंग सेक्शन था, सो दैट कि यार जिन्होंने VA को ही इग्नोर कर दिया कि आरसीज पे लगे रहे, ऑब्वियसली उनके जो परसेंटाइज बढ़ाने के चांसेस हैं ऑटोमेटिकली वो कम हो जाएंगे। VA एक अच्छा पोर्शन था जहाँ पे आप स्कोर कर सकते थे। तीनों स्लॉट्स के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा कोई मेजर डिफरेंस नहीं आया है। VA RC की अगर बात करें, थोड़ा बहुत ऊपर थोड़ा बहुत नीचे कुछ स्लॉट में रहा, और अगर आपका VA जो है वो इजी आया किसी पर्टिकुलर स्लॉट में इन कंपैरिजन टू अदर स्लॉट्स, तो उससे क्या हुआ है कि दूसरे स्लॉट में क्वांट डिफिकल्ट हो गया है। तो अगर किसी स्लॉट में VA थोड़ा सा इजी लेवल पे बना तो क्वांट थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल पे बन गया, और अगर आपका VA डिफिकल्ट बना तो आपका क्वांट थोड़ा सा इजी लेवल पे बन गया। इस तरह से हुआ। LRDA ऑलमोस्ट सेम लेवल था, ऑल्दो स्लॉट 3 का LRDA के लिए सुनने में आ रहा है कि यार थोड़ा सा लेवल ऑफ डिफिकल्टी उसका कम था एज कम्पेयर टू स्लॉट 1 एंड 2। जो ईजी क्वेश्चन थे वो बहुत ही ज़्यादा ईजी थे स्लॉट 3 में। स्लॉट 1 एंड स्लॉट 2 का ऑलमोस्ट LRDA जो था वो सेम था। LRDA के साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स थे वो मैं बता देता हूँ। मेनली क्या हुआ कि यार एक तो 4 पजल्स आए, 4 पजल्स से थोड़ा सा सेट सिलेक्शन हमारे लिए इजी हो गया कि यार 4 में से कोई 2 अगर पिक कर लेंगे तो एक कट ऑफ हमारा जो है वो सेट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हमें प्रॉब्लम नहीं आएगा। और 2 पजल 4 वाले थे, 2 6 वाले थे। अब जिन्होंने थोड़ा सा सेफ खेलने का ट्राई करा, उन्होंने क्या करा कि यार 4 क्वेश्चन वाले 2 पजल कर लिए। उनके 4 क्वेश्चन को करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा होगा, प्रेशर बहुत ज़्यादा क्रिएट नहीं हुआ होगा, क्योंकि लेवल ऑफ डिफिकल्टी मैनेजेबल था इन 4 क्वेश्चन वाले सेट्स का। तो उन्होंने सेफली खेला, 8 क्वेश्चन करेक्ट करे, 24 मार्क्स उनके आए। देन उसके बाद अगर उन्होंने 6 क्वेश्चन पे जाने का ट्राई करा, 6 क्वेश्चन ऐसे थे देखने में आपको एक पजल शायद डिफिकल्ट लग जाए, एक पजल शायद ईजी लग जाए, और यहाँ पे ट्रिक बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे। ट्रिक एज एन ऐसा इन्वॉल्व था कि यार 2 से 3 पॉसिबिलिटीज़ बन रहे थे 6 क्वेश्चन वालों में, और माइन्यूट डिटेल्स इस तरह से अवेलेबल थे कि यार आपके मिस आउट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे। अब मिस आउट करने के बाद आपको 20-25 मिनट लग रहा है एक 6 क्वेश्चन वाला सेट अटेम्प्ट करने में, और उसके बाद में भी आपसे सॉल्व नहीं हो रहा, आप गलत केस बनाकर आगे बढ़ रहे हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हुआ।
उन्होंने क्या किया कि यार ऊपर इन्फो है, देन नीचे पॉइंट्स हैं, इस इन्फो में एक छोटा सा पॉइंट डाल दिया जो कि पूरा पजल सॉल्व करने में हेल्प करने वाला था। बट हम लोग तो इस नीचे वाला डेटा पढ़ते हैं, ऊपर वाले पर ज़्यादा एम्फेसिस देते नहीं है, तो उसके चक्कर में हमारा वो एक केस हमने ऐसा बना दिया जो कि सारी कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा था, बट ऊपर एक कंडीशन दिया था उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। उस चक्कर में हमारा 6 वाला पजल पूरा का पूरा वहीं के वहीं धरा का धरा रह जाए, हम लोग आगे बढ़ ही ना पाए। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स थे LRDA के स्लॉट 1 में भी, 2 में भी और 3 में भी। एक पजल DI का देखने में जो थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था, बहुत ज़्यादा ईजी था। दूसरा 4 वाला ट्रिकी LR टाइप का फॉर्मेशन था। देन एक जो 6 वाला था LR, वो भी एक ट्रिकी LR था जिसमें चेकिंग था, 3-4 जगह पे चेकिंग इन्वॉल्व था। और जो लास्ट क्वेश्चन जो 6 वाला था वो थोड़ा सा DI बेस्ड टेबल चार्ट टाइप का पजल बना हुआ था, जो कि मैनेजेबल था, बट पहले से समझना पड़ेगा उसको अच्छे से घुसकर। एकदम से जब मैं बोल रहा हूँ यार मैं VARC के बाद में आपको LRDA दिखा रहा हूँ, अब VARC का प्रेशर झेल कर LRDA के अंदर पहुँचे हो तो भाई उतना ईजी नहीं होता। या तो हो ना आपका टेम्परामेंट इतना ज़्यादा स्ट्रांग रहे, आप अंदर जाके कामली पूरा सॉल्व करते जाओ तो आप अच्छा खासा अटेम्प्ट मार लोगे। बट अगर मैं बात करूँ यार डायरेक्टली एक नॉर्मल स्टूडेंट जो मॉक में शायद 90-95 परसेंटाइल्स लेके आ रहा था, वो कैट में जाकर एकदम से धुआं धुआं कर देगा, वैसा वाला हिसाब नहीं था। अच्छा पेपर बना हुआ था। लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऑल दो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस ईयर की अगर मैं बात करूं ऑलमोस्ट सेम था LRDA का, बट एक जो अपर एज था इस ईयर के पेपर में वो था कि यार सेट सिलेक्शन जो था उतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, क्योंकि 4 पजल्स थे, थोड़ा सा टाइम देकर आप पिक कर सकते थे। और क्वेश्चंस भी कुछ ऐसे बने हुए थे कुछ पजल्स में कि अगर आप क्वेश्चंस पे डायरेक्टली अटैक करते विदाउट सॉल्विंग द होल पजल, आपके चांसेस काफ़ी ज़्यादा थे उसको क्रैक करने के। नाउ अगर मैं बात करता हूँ क्वांट सेक्शन की, क्वांट सेक्शन हेविली डोमिनेटेड था अरिथमेटिक के साथ में, अराउंड 9 क्वेश्चंस थे अरिथमेटिक से। देन उसके बाद में 8 क्वेश्चंस थे आपके अलजेब्रा से बेस्ड, एंड देन ज्योमेट्री से आपको थे 3 क्वेश्चंस ये, और नंबर सिस्टम से था आपको 1 क्वेश्चन, PNC प्रोबेबिलिटी से था आपको 1 क्वेश्चन। तो इतने क्वेश्चन जो हैं वो टोटल बने थे क्वांट सेक्शन में। अरिथमेटिक ज़्यादा होने की वजह से क्या हो जाता है कि यार जो अरिथमेटिक है वो थोड़ा सा लेंदी बना हुआ था। अलजेब्रा के भी कुछ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा लेंदी थे, ज्योमेट्री के 1-2 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंदी थे, जिस वजह से क्या हुआ स्टार्टिंग में ये चीज़ बहुत ज़्यादा सुनने में आया कि यार स्टार्टिंग के जो 4-5 क्वेश्चन थे ना वो बहुत ज़्यादा लेंदी थे। तो जो स्टूडेंट ने शायद पहला छोड़ दिया क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन छोड़ दिया, तीसरे पे उसका मन नहीं माना यार मैं तो सारे क्वेश्चन छोड़ता जा रहा हूँ, तो तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करने बैठा या चौथा क्वेश्चन सॉल्व करने बैठा, बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया, हड़बड़ हो गया पूरा। एंड में जो इजी क्वेश्चन रखे हुए थे तब तक जब पहुंचे तो भैया टाइम बहुत कम बचा था, प्रेशर इतना बिल्ड हो चुका था, तो जो अटेम्प्ट मैक्सिमाइज होने चाहिए थे वो हो नहीं पाए। तो ये मेजर कंसर्न्स आए हैं स्टूडेंट्स के। 2 आवर का पेपर एक्चुअल में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो रहा है हैंडल करना। अर्लियर 3 आवर्स का पेपर होता था, 60 मिनट्स मिलते थे, तो वहाँ पे एक प्रॉपर टाइम मिलता था कि यार अगर हम कहीं पे गड़बड़ कर भी गए हम वापसी कर सकते हैं, बट 2 घंटे के पेपर में बिल्कुल भी चांस नहीं मिल रहा। इतना ज़्यादा प्रेशर पड़ जाता है बंदे पे कि यार एक क्वेश्चन का एक छोटा सा माइन्यूट सा डिटेल भी मिस हो गया ना, आपके 10-15 मिनट चले गए तो भैया आप बाकी का टाइम क्या करोगे। 25% टाइम्स आपका तो यही चला गया, 10 मिनट का टाइम 25% है टाइम एक सेक्शन का, तो उतना चला गया तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है हैंडल करने का। तो सारी चीज़ों को दिमाग में रखकर कि यार अगर आप पेपर के बाद में LRDA अटेम्प्ट करोगे तो आपको लगेगा यार ये तो बच्चों वाले क्वेश्चन है, इतना क्यों नहीं कर पाए बच्चे, बाकी लोग क्यों नहीं कर पाए। आप खुद भी सॉल्व करोगे, आप सोचोगे यार ये क्वेश्चन मैं उस टाइम क्यों नहीं कर पाया, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं थे। बट जब सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं भैया, कैट है, बहुत कुछ डिपेंडेंट रहता है स्टूडेंट्स का, इंग्लिश आप हैंडल करके जा रहे हो, प्रेशर पहले से पड़ा होता है एक्चुअल पेपर का, देन आप LRDA पे आ रहे हो, देन LRDA के बाद में आपको क्वांट ऐसा हैंडल करना पड़ रहा है, तो उतना ईजी ये बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम सोलली LRDA को देखें, जिसका LRDA स्ट्रॉन्ग है वो बोलेगा यार LRDA तो ईजी बना था, कोई दिक्कत नहीं है। जिसका VARC स्ट्रॉन्ग है उसको लगेगा यार VARC तो बहुत ईजी बना था। जो क्वांट में स्ट्रॉन्ग है उसको शायद ऐसा लग सकता है यार क्वांट मैनेजेबल था, डुएबल था। बट अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तीनों के तीनों टॉपिक को लेकर, तो यार एक्चुअल पेपर में बहुत ज़्यादा हाई स्कोर कर लेना उतना ज़्यादा ईजी नहीं था। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ा सा परसेंटाइल्स एंड स्कोर क्या क्या होने चाहिए आइडियली। 99.5 परसेंटाइल्स के आसपास, ये जो रेंज है ये अपर रेंज लिखा है, इसको लेस देन इसको 2 मार्क्स से रिड्यूस कर लेना अपने आप ही कि 43 to 45 पे इतना स्कोर आपका बन सकता है इंग्लिश में। अब इसके लिए अप्रॉक्स आपको 15 क्वेश्चन करेक्ट करने हैं, जिसमें आपको VA का बहुत ज़्यादा हेल्प था। RCs में अगर आप 2 RCs अच्छे खासे लेवल पे कर लेते हो, बाकी आपका VA सॉलिड है, तो ये स्कोर तक पहुंचाया जा सकता है। तो 99.5 परसेंटाइल इस पर फिजिबल हमें नज़र आता है। अब DLR की बात करें, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 2.5 सेट तक सॉल्व करा है। अब 2.5 सेट ऐसे भी हो सकते हैं कि भैया 4+4 + 6 का हाफ, या फिर 4+6 + 4 का हाफ। किसी ने भी 6 बहुत रेयर है कोई ऐसा जो मैंने देखा हो कि यार 6+6 वाले सॉल्व कर लिए, 2 बहुत रेयर है। मैंने देखा ही नहीं अभी तक कोई भी एक कि 6 वाले दोनों कर लिए हो, 4 वाला कोई भी ना कराओ।
अभी तक मैंने कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं देखा है। तो हमारा अगर 2.5 सेट अगर सॉल्व हो रहे हैं तो 4+6+2 हो रहे होंगे या 4+4+3 हो रहे हो, तो आइडियली 11 to 12 क्वेश्चन हैं। अगर आप 2.5 सेट करके आ रहे हो, 36 के 36 मार्क्स आपके करेक्ट हैं, एक भी क्वेश्चन आपने गलत नहीं करा, मतलब 12 करेक्ट अटैम्प्ट पे आप 36 पे पहुंच जाते हो, तो आइडियली 99.5 मुझे ऐसा लगता है या 36 पे बन जाना चाहिए। अगर स्कोर नीचे भी लेकर आओगे 34 to 36 का रेंज ऐसा नज़र आता है कि जिसमें आपका 99.5 परसेंटाइल्स बन सकता है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने 4+4+6 वाला सेट जो है वो क्रैक करा है, तो उस केस में उनका परसेंटाइल ऑटोमेटिकली 99.7, 99.8 या इवन 99.9 तक भी रीच कर सकता है। अब होता क्या है ना कि यार 90 परसेंटाइल तक का स्कोर जो है ना, उसमें स्कोर और परसेंटाइल का बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता, बट जैसे ही आप इससे ऊपर बढ़ने लगते हो ना, एक ही क्वेश्चन से बहुत बहुत ज़्यादा परसेंटाइल्स का डिफरेंस जो है वो आने लगता है, क्योंकि ये 90 परसेंटाइल्स का ऐसा स्ट्रेस होल्ड है कि यार VARC में अगर 9 क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं ना, 27 मार्क्स आ रहे हैं 9 क्वेश्चन पे, तो 9 क्वेश्चन बहुत सारे लोगों ने करेक्ट करे होंगे। अगर 20 मार्क्स हैं 90 परसेंटाइल्स के लिए, तो अप्रॉक्स जो हो गया 7 क्वेश्चन जो है वो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने करेक्ट करे होंगे, बट उसके बाद के क्वेश्चन करेक्ट करना डिफिकल्ट हो जाता है, तो एक एक क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस जो है वो आने वाला है। क्वांट्स में सिमिलरली जिनका क्वांट स्ट्रॉन्ग है भैया, उनके लिए 39 मार्क्स लेकर आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 13 क्वेश्चन हैं, 39 मार्क्स कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो मेरे अकॉर्डिंग 39 पे, या इसको अगर 2 मार्क्स नीचे भी लेके आओगे तो 37 तो 39 की रेंज में 99.5 परसेंटाइल बन जाना चाहिए। देन 99 परसेंटाइल्स की बात करते हैं 40, 31। अब 31 क्यों रखा गया ऐसा कि यार अगर आप 4 and 6 वाला आपने एक पजल बना लिया, आपके 10 क्वेश्चन बन चुके हैं, और 10 के 10 क्वेश्चन अगर आपके करेक्ट है, तो एक क्वेश्चन और कहीं ना कहीं से जुगाड़ना, जो स्मार्ट स्टूडेंट है उसने जुगाड़ा है कि यार कहीं कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें ऑप्शन का हेल्प मिल रहा हो, तो भैया जहाँ से ऑप्शंस का हेल्प मिल रहा था उसने ऑप्शंस का हेल्प लिया। तो 31 मार्क्स मुझे ऐसे लगते हैं कि जिसमें 99 परसेंटाइल्स बन सकता है। इसको एक रेंज नीचे भी लेके आओगे अगर कि 29 to 31 किया, एक 4 वाला एक 6 वाला करेक्ट कर दिया, इसमें एक क्वेश्चन अगर गलत भी हो गया तो स्टूडेंट जो है वो 27, 28 की रेंज में घूम रहा है, तो चांसेस हैं कि 99 परसेंटाइल आपका वहाँ पे भी बन जाए। सिमिलरली क्वांट्स में कि भैया आपके 12 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए, 12 to 13, आपका एक आधा अगर गलत भी हो गया तो आप 35 के स्कोर पे पहुँच सकते हो। तो लगता है ऐसा कि यार यहाँ तक स्कोर बन जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक भी नहीं रहना चाहता मैं, बहुत ज़्यादा पेसिमिस्टिक भी नहीं रहना चाहता। ऑल्दो आपको लग रहा होगा कि यार बहुत ज़्यादा हाई पे बता रहे हो आप, बट स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 16 to 18 अटैम्प्ट्स भी करे हैं क्वांट में। क्वांट उनका स्ट्रॉन्ग सेक्शन है। DLR जिनका स्ट्रॉन्ग था, उन्होंने 3 सेट्स भी अटैम्प्ट करे हैं। 3 सेट्स मतलब 14 क्वेश्चंस, और 1 या 2 क्वेश्चंस के गलत होने का ही उनको चांस लग रहा है, बाकी उनके सारे करेक्ट लग रहे हैं। तो स्टूडेंट्स ने करा है। जिनका VARC स्ट्रॉन्ग है भैया, वो VA तो ऑलमोस्ट ऑल करेक्ट कर देते हैं, RCs में भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर लेते हैं। तो 95 परसेंटाइल्स का रेंज आपको कहीं यहाँ तक पहुँच रहा होगा कि भैया 8 क्वेश्चन आपने अगर 4 वाले 2 सेट भी करेक्ट कर दिए, कोई भी गलती नहीं करा, पेशेंस के साथ आपने हैंडल कर लिया चीज़ें, तो 23 मार्क्स पे आपका 23 पे 95 परसेंटाइल जो है बन रहा है। सिमिलरली क्वांट्स में अगर आपने 8 to 9 क्वेश्चन पे करेक्ट कर लिए, जो कि मैनेजेबल थे यार, कोई भी आप पेपर के बाद में जब सारा क्वेश्चन पेपर बाहर आ जाएगा, तब आप दोबारा अटेम्प्ट करोगे तो आप देखोगे यार इतना मार्क्स लेकर आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं था। तो प्रॉब्लम होता कहाँ पे है, जब प्रेशर पड़ जाता है, चीज़ें इतना ज़्यादा माइंड से कंट्रोल निकल जाता है, हड़बड़ाहट होने लग जाती है, तब मार्क्स लेकर आना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो एक्चुअल कैट का सिनेरियो और मॉक्स का जो सिनेरियो है ना, उसमें ज़मीन आसमान का डिफरेंस रहता ही रहता है। वो आई होप सो आप समझ ही गए होगे कि यार क्या आपको फीलिंग्स आते हैं उस टाइम पे, दिल का धड़कना, पूरा एक एक चीज़ आपको नज़र आती है। 2 घंटे का पूरा प्रोसेस आपको याद रहता है कि यार 2 घंटे में VA में ऐसा स्टार्ट हुआ, LRD में ऐसा स्टार्ट हुआ, क्वांट में ऐसा स्टार्ट हुआ, टाइम कहाँ गया कहाँ नहीं गया, बहुत चीज़ें जल्दी से भागती हैं, तो वो अलग ही प्रेशर है। सिमिलरली 80 परसेंटाइल्स या 90 परसेंटाइल्स के लिए हमें ये डेटा जो है वो लग रहा है कि यार यहाँ तक पहुँचना चाहिए। लास्ट ईयर 90 परसेंटाइल्स जो था वो 62, 63 के स्कोर पे ही बना था, तो इस ईयर भी 90 परसेंटाइल्स में तो कुछ ज़्यादा रेफरेंसेस लग नहीं रहे कि यार इसके आसपास ही बनना चाहिए। 99 परसेंटाइल्स लास्ट ईयर बना था 94, 95 के स्कोर पे। इस ईयर जो है वो 90, 91, 89, इसको थोड़ा सा नीचे भी ले आओगे 86 to 91, तब भी मुझे लगता है 99 परसेंटाइल जो है वो बन सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर आप लेकर आते हो कि भैया 98 से लेकर 106 की रेंज में 99.5 परसेंटाइल जो है वो बन सकते हैं। बाकी एक बार क्वेश्चन पेपर आउट होगा, क्वेश्चन पेपर चेक करे जाएंगे, देन थोड़ा सा और क्लैरिटी मिलेगा। अभी तो स्टूडेंट्स के रिस्पॉन्सेज के हिसाब से ही आइडिया ले रहे हैं कि यार स्लॉट 1 कैसा जाया, स्लॉट 2 कैसा जाया, स्लॉट 3 कैसा गया, कंपैरिजन हो पाएगा, देन थोड़ा सा आइडिया जो है वो ज़्यादा बेटर लगेगा। बट अभी के लिए ये परसेंटाइल्स हैं, बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में आपसे ना सोचो, आपको थोड़ा आइडिया लग गया कि यार हाँ ये चीज़ें हैं। अब आपका अगला एम जो है कि भैया IIFT है हमारा, IIFT के लिए जी जान एक कर दो भैया, पूरा जोर लगा दो कि यार मुझे पढ़ना है, मुझे एग्ज़ाम निकालना है और निकलेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी रिलैक्स मोड में चले जाएंगे कि यार बहुत मेहनत करा था नहीं हुआ, अब अगले साल सोचेंगे कैट 2022 का,
और IFT स्नैप इन सब का प्रिपरेशन जो है ना वो छोड़ ही देंगे। तो वो मैं कतई सजेस्ट नहीं करूँगा, कभी भी ये गलती मत करना। बहुत सारे स्टूडेंट्स हर ईयर कैट नहीं निकलता भैया IFT निकाल लेते हैं, स्नैप में SIBM पुणे में बैठे होते हैं, नारसी मुंजी निकाले बैठे होंगे कई लोग जो है वो XLRI में चले जाएंगे, कुछ लोग टेस्ट में चले जाएंगे, कुछ लोग माइका में चले जाएंगे। हर एक स्टूडेंट जो है वो अपने अपने कैलिबर के हिसाब से, अगर आपने अच्छे से मेहनत करा है तो कोई एक अच्छा कॉलेज जो है वो आप 100% निकाल लोगे। बस रुकने का गेम नहीं है कि भैया अगर रुक गए, ये सोच रहे हो कि यार शायद कुछ बनना नहीं है, अगले साल सोचेंगे, रिलैक्स मोड में तो जाना ही नहीं है। मेहनत करते रहो, अच्छा मोमेंटम गेन करा है कैट के लिए आपने, ये मोमेंटम को टूटने मत दो। कल आपका डन एंड डस्टेड हो गया, गेम खत्म हो गया वहाँ का। अब आज से आप IFT के लिए लग जाओ, स्नैप के लिए लग जाओ। अगर IFT नहीं भरा या स्नैप नहीं भरा तो XLRI के लिए अपना प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट कर दो। रुकने का टाइम अपने पास बिल्कुल भी नहीं है। बाकी नेक्स्ट जो अपडेट होगा, क्वेश्चन पेपर जैसे आउट होते हैं, नेक्स्ट अपडेट क्या परसेंटाइल्स रहने चाहिए कितने स्कोर पर, तो वो सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपडेट करने का ट्राई करेंगे। सो दैट विल बी ऑल फ्रॉम आवर साइड। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग, ऑल द बेस्ट। अच्छे से पढ़िए और आगे बढ़ते जाइए। बाय बाय।